इसके बाद वीपी सिंह की सरकार बनी। वीपी सिंह वीपी सिंह 1989 1990 1989 1990 के बाद भी 90 के समय में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। और यह जो समय था तो सोवियत संघ के बिखराव का समय था। सोवियत संघ की जो आंतरिक स्थितियां हैं, तो सोवियत संघ की आंतरिक स्थितियां ठीक नहीं थी और सोवियत संघ का बिखराव का प्रारंभ हो चुका था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ का जो संबंध है तो उसमें थोड़ा नरमी आ गई और सोवियत संघ बाद में 1991 में बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इस दौरान भारत की विदेश नीति में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। जैसी स्थितियां थी वैसी ही स्थितियां चलती रही। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव की सरकार बनी। नरसिम्हा राव 1991 से 1996। नरसिम्हा इस दौरान नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने 1991 से 1996 का जो समय है यह उदारीकरण का समय माना जाता है। इस दौरान 1991 से 1996 के दौरान भारत की जो विदेश नीति है तो भारत की विदेश नीति में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। जैसा कि सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ जो है तो सोवियत संघ से कई देश अलग हो गए और उसके उत्तराधिकारी के तौर पर रूस जो है तो उसका उत्तराधिकारी के तौर पर रूस बना। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन होना विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। और इसके साथ ही अमेरिका जो है तो एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। इसके पहले जो भारत और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध जो चल रहा था तो काफ़ी लंबे समय तक 1945 के बाद शीत युद्ध दोनों के बीच में चलता रहा और धीरे धीरे करके वह शीत युद्ध भारत की मध्यस्थता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें शीत युद्ध को दोनों देशों के मध्य आपसी कटुता को दूर करने के लिए, शीत युद्ध को दूर करने के लिए, वाक युद्ध को दूर करने के लिए उन्होंने मध्यस्थता का कार्य किया। तो इसके बाद में 1991 में जब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो एक तरफा विश्व की जो शक्ति है तो अमेरिका की तरफ पूरी केंद्रित हो गई और अमेरिका जो है तो एक सिर्फ और सिर्फ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए 1992 में उन्होंने जापान की यात्रा की। जापान के साथ संबंध बढ़ाने के लिए, जापान के साथ अपनी मित्रता बढ़ाने के लिए 1992 में जापान की यात्रा, जापान एवं 1992 में चीन की यात्रा उन्होंने जापान एवं 1992 में उन्होंने जापान एवं चीन की यात्रा की, ताकि जो वर्षों से जो पड़े चीन के साथ जो वर्षों से जो संबंध जो ठंडे बस्ते में पड़े थे, या कि फिर जो चीन के साथ जो कटुतापूर्ण जो संबंध थे पहले से किसी बहुत सारे मुद्दों को लेकर, जैसे सीमा विवाद हो गया और भी जो
चीन की जो साम्राज्यवादी जो प्रवृत्तियां हैं, तो इसके चलते तो कहीं ना कहीं ये लगा कि पड़ोसी देश के साथ ज़्यादा दिनों तक जो है तो कटुतापूर्ण संबंध बनाए रखना उचित नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने चीन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान जो है सीमा रेखा या फिर के मुद्दे को दरकिनार करते हुए यहाँ पे आपसी समझौते एवं अन्य मुद्दों पर आपसी सहमति के आधार पर जो है तो चर्चा की गई। फिर इसके बाद सुरक्षा परिषद में भारत के द्वारा 1994 में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया गया कि भारत को भी स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाए, और जिससे भारत की शक्ति जो है तो भारत की शक्ति मजबूत हो और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित हो जाए। 1993 में भारत और रूस के संबंध जो है तो भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति बोरिस एल्सिन ने 1993 में भारत की यात्रा की। 1993 में बोरिस एल्सिन ने भारत की यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच 20 वर्षों की मैत्री सुरक्षा एवं मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुआ, और दोनों ही देशों ने एक दूसरे को अपना मित्र बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्रता के लिए जो है तो उन्होंने आपसी स्तर पर सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था हो गई, और मित्रता को बनाए रखने के लिए 20 वर्षों की उन्होंने संधि की। फिर इसके बाद है भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं इस अवधि में ज़्यादा कुछ ठीक नहीं रहे, क्योंकि अमेरिका जो है तो एशिया में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेता था, और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं अमेरिका सपोर्ट करता था। पाकिस्तान को सैनिक सहायता प्रदान करना और कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाना, पाकिस्तान के द्वारा उस मुद्दे को उठाया जाता था, उसका कहीं ना कहीं अमेरिका सपोर्ट करता था। तो यह अमेरिका और भारत के बीच जो है तो यह टकराव का काल रहा। इस दौरान भारत और अमेरिका के संबंध ज़्यादा कुछ ठीक नहीं थे। फिर एच डी देवगौड़ा की सरकार बनती है। देवगौड़ा की सरकार बनती है एच.डी. 1996 से 1997 1996 से 1997 के बीच एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं, और इनके समय की महत्वपूर्ण बात जो है तो इनके समय की महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी में इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। क्योंकि भारत जो है तो भारत ये चाहता था कि परमाणु कार्यक्रम जो है तो निशस्त्रीकरण जो है तो व्यापक स्तर पर निशस्त्रीकरण होना चाहिए, और सीटीबीटी में हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका हो गया, रूस हो गया, और भी जो बड़ी बड़ी जो देश हैं, और भी जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य जो देश हैं, तो और देशों ने दबाव डाला कि आप जो है तो सीटीबीटी में हस्ताक्षर कर दें, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि में हस्ताक्षर कर दें। लेकिन विश्व की महाशक्तियों के दबाव में ना आते हुए इन्होंने सीटीबीटी पे हस्ताक्षर, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि में हस्ताक्षर नहीं किया। यह इनके समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस तरह से भारत की जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी, तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को भारत ने बरकरार रखा। वह किसी भी गुट में या किसी भी खेमे में
में नहीं आया या कि फिर किसी भी देश के दबाव में नहीं आया। फिर इनके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं। इंद्र कुमार गुजराल उन्नीस सौ 97 से 1998, 1997 से 1998 के बीच इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस दौरान इन्होंने विदेश नीति को बढ़ाने के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए इन्होंने सबसे पहला इन्होंने गुजराल सिद्धांत प्रतिपादित किया। गुजराल सिद्धांत का अर्थ था कि अपने जो छोटे देश हैं, अपने जो पड़ोसी जो देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये हमसे छोटे देश हैं और हमें आगे बढ़कर इनकी सहायता करनी चाहिए। यदि हम इन छोटे छोटे राष्ट्रों की यदि हम सहायता करेंगे तो ये हमारी जो है तो हमारी सुरक्षा को मजबूत करेंगे और इनके द्वारा ही हमारी सुरक्षा संभव है। जैसे श्रीलंका हो गया तो श्रीलंका की सहायता करना, नेपाल, बर्मा हो गया और बांग्लादेश हो गया, तो इनकी सहायता यदि हम आगे बढ़ के करेंगे तो ये हमारे देश की सुरक्षा करेंगे। तो उन्होंने गुजराल सिद्धांत प्रतिपादित किया और गुजराल सिद्धांत का सीधा सीधा अर्थ था कि छोटे राष्ट्रों को सहयोग प्रदान करना और उनकी उन्नति में उनकी सहायता करना। तो यह गुजराल सिद्धांत कहला गया। और इनके समय की जो एक विशिष्ट बात थी तो भारत पाक शिखर वार्ता 1997 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कड़तापूर्ण जो संबंध जो चले आ रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास किया गया। राजनयिक स्तर पर राष्ट्राध्यक्षों की जो एक समिति एक आयोजन किया गया और उसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने का प्रयास किया गया। फिर भारत अमेरिका, इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने जिनका कार्यकाल 1997 से 1998 तक का रहा। इस दौरान इंद्र कुमार गुजराल ने एक गुजराल सिद्धांत इनका जो समय है तो इनके समय की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है उसे गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गुजराल सिद्धांत का अर्थ है कि भारत बड़ा देश है, भारत इस क्षेत्र में बड़ा देश है और अन्य भारत के साथ जो जुड़े हुए जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इन राष्ट्रों की सहायता करना जैसे भारत बड़ा देश है तो भारत का यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि छोटे राष्ट्रों की सहायता की जाए। भारत आगे बढ़कर छोटे राष्ट्रों की सहायता करे और इस बात को देखे बिना कि वो हमारी कितनी सहायता करते हैं या कि फिर हमें कितना सहयोग प्रदान करते हैं, यदि एक कदम बढ़ाएं तो हम 10 कदम बढ़ाकर उनकी सहायता करें। तो इस तरीके से गुजराल सिद्धांत कहला गया। और फिर इसके बाद इसके साथ ही विदेश नीति में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आया। विदेश नीति चलती रही, अन्य देशों के साथ भी ज्यों के त्यों समझौते होते रहे और विदेश नीति चलती रही। जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, बड़े राष्ट्रों के साथ भी अच्छा संबंध रहा। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 1998 में और 2004 तक वे प्रधानमंत्री रहे। 1998 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान इनके समय की जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो
इनकी जो विदेश नीति है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पहले भी विदेश मंत्री रह चुके हैं और वैदेशिक मामलों के बहुत बड़े जानकार थे। तो इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है, तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 11 मई 1998 को परमाणु विस्फोट, 11 मई 1998 को परमाणु विस्फोट और कारगिल युद्ध, ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं तो इनके समय की हैं। तो 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु विस्फोट करके महाशक्तियों के साथ जो भी विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी महाशक्तियां हैं, तो उन महाशक्तियों के साथ भारत सम्मिलित हो गया। फिर इसमें कारगिल युद्ध से पहले भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था और उन्हीं संबंधों के चलते संबंधों को अच्छा करने के लिए हमारे देश की जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो इन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत की कि भारत के जो लोग हैं जो पाकिस्तान जो अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहते हैं या कि फिर वहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हैं अब अपने यहाँ भारत घूमने या कि फिर रिश्तेदारों से मिलने, तो वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस तथ्य को एक मैत्रीपूर्ण वो करने के लिए, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए इस बस सेवा को प्रारंभ किया गया। और वाजपेयी जी खुद बस में लाहौर की उन्होंने यात्रा की और वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले और नवाज शरीफ के साथ उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। उन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए, जिससे दोनों राष्ट्र जो हैं तो एक दूसरे के परस्पर नजदीक आएंगे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। लेकिन वहाँ के जो सेनाध्यक्ष थे जनरल परवेज मुशर्रफ, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध छेड़कर उन्होंने इस समझौते को, इस मैत्रीपूर्ण कार्य को उन्होंने जो है तो अवरुद्ध कर दिया और इससे कारगिल युद्ध के साथ ही भारत और पाकिस्तान के जो अच्छे संबंध जो बनने वाले थे तो वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गए। फिर इसमें है भारत और रूस के साथ संबंध। भारत और रूस के भी इस काल में, वाजपेयी जी के काल में भारत और रूस के भी बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध विकसित हुए। रूस ने तमिलनाडु के कुडम में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए उन्होंने सहायता दी और इसके साथ ही 150 सुखोई 30 MKI विमान बनाने के लिए उन्होंने प्रतिरक्षा प्रणाली हस्तांतरित करने के लिए, भारत को हस्तांतरित करने के लिए उन्होंने समझौता किया। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की और अमेरिका के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध स्थापित रहे। तो ये कहा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समय था तो इस दौरान बहुत अच्छे संबंध स्थापित हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित हुए। कारगिल के युद्ध और परमाणु विस्फोट ये महत्वपूर्ण कहलाए जाते हैं। फिर मनमोहन सिंह का समय, मनमोहन सिंह काल कहलाया जाता है। मनमोहन सिंह का काल 2004 से 2014 तक, 2004 से 2014 तक का जो समय है तो वह मनमोहन सिंह काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इनके समय की सबसे, क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उन्होंने देश की आर्थिक स्थितियों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने आर्थिक स्तर पर प्रयास किया और देश की स्थिति को उन्होंने मजबूत बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में जो जितने भी देश हैं सभी देशों के साथ, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो,
व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या फिर राजनीतिक समझौता हो, सांस्कृतिक समझौता हो, तो इसके द्वारा उन्होंने भारतीय हित को साधने के लिए उन्होंने आर्थिक मंदी पर चर्चा करने के लिए वे G20 शिखर सम्मेलन में गए। पीटर्सबर्ग 2013 में पीटर्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने आर्थिक मंदी पर चर्चा करते हुए यह कहा कि बड़े देश जो हैं, तो बड़े देश ऐसा कार्य ना करें जिससे छोटे देशों की आर्थिक स्थितियां कमजोर हो जाएं और वो उन राष्ट्रों के समकक्ष ना खड़े हो पाए जिनका विकास हो चुका है। और उन्होंने भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन 2004 में भी उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित की और यूरोपीय यूनियन के साथ साझा बाजार शेयर करने और व्यापार व्यवसाय को मजबूत करने के लिए यूरोपियन देशों के साथ भारत के भी संबंध बनाने के लिए, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन्होंने 2004 में सम्मेलन में भाग लिया। फिर है पुतिन मनमोहन शिखर वार्ता 2005। पुतिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और मनमोहन सिंह के बीच शिखर वार्ता हुई, जिससे रूस और भारत के संबंध बहुत अच्छे हुए और मजबूत हुए। फिर इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर 2010 में जलवायु परिवर्तन विश्व में जलवायु को सही बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कानकुन मैक्सिको में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर इनके बाद नरेंद्र मोदी का समय प्रारंभ होता है। नरेंद्र मोदी का 2014 से लेकर अब तक 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी का काल है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ उसने जीत हासिल किया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी छोटे बड़े देश हैं, तो सभी देशों की छोटे बड़े देशों की यात्राएं की और जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी अच्छे मित्रवत व्यवहार बनाने के लिए प्रयास किया। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे नरेंद्र मोदी काल में अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित हुए और रूस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध स्थापित हुए और विदेश नीति कहीं ना कहीं विदेश नीति मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी काल में विदेश नीति मजबूत हुई है और इसके साथ ही ईस्ट की जो लुक ईस्ट की जो पॉलिसी थी, पूरब की ओर जो देखो की जो पॉलिसी बनी हुई थी 1992 में जो नीति बनी हुई थी कि पूरब की ओर देखो, तो इस नीति में परिवर्तन किया गया और देखने की जो नीति थी, तो यह कहा गया कि भारत ने देख लिया, पूरब की तरफ भारत ने देख लिया, अब उस नीति को कार्यान्वित करने का समय है, उस नीति को कार्यान्वित किया जाए। और इसी के साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया और भी जो पूरब के पूर्वी क्षेत्र के जो देश हैं, उनके साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया, अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। और जो चीन की जो साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां हैं, तो उसे कहीं न कहीं उसे मिलकर रोकने का प्रयास किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश की जो आंतरिक स्थितियां हैं, तो देश की आंतरिक स्थितियां भी इस काल में मजबूत हुई और देश जो है, तो देश का छोटे छोटे देशों के साथ भी बहुत अच्छा संबंध रहा। पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए गए। विदेश नीति, भारत की जो विदेश नीति है, तो भारत की विदेश नीति को समझना, यहाँ पे हम लोगों ने
संक्षिप्त में समझा है, मुख्य मुख्य चीज़ों को यहाँ पे हम लोगों ने समझा है। भारत की विदेश नीति का बहुत बड़ा चैप्टर है, उसे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। भारत और अन्य देशों के साथ संबंध में पढ़ेंगे, तब विस्तार से हमको समझ में आएगा कि भारत की जो विदेश नीति है, तो भारत की विदेश नीति सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका बहुत विस्तार है। तो इसको हम लोग आगे अलग अलग चैप्टर में पढ़ते जाएंगे।